नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने यूपी एनएचएम एसटीएस का एग्ज़ाम दिया है तो फिर जो आपका रिज़ल्ट है वो किस प्रकार से बनने वाला है और जो आपको उम्मीदवारों को किस प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो पूरा प्रोसेस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाला हूँ और जो भी मैं बताऊँगा फ्रेंड्स आपको 100% ऑफिशियल यूपी एनएचएम की तरफ से जो बताया गया है वह फ्रेंड्स आपको मैं 100% ऑफिशियल उसकी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से जुड़े बहुत से वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं और इसके भर्ती के लास्ट तक अंत तक इसके रिजल्ट आने तक हम वीडियोज को अपलोड करते रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि फ्रेंड्स हमने जो यूपी एनएचएम का वो ऑफिशियल जो नोटिस है उसको ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इस नोटिस को स्क्रॉल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिख रहा होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखा होगा कि फ्रेंड्स जो 33 नंबर मिनिमम जनरल के लिए है, उसके बाद ओबीसी के लिए 30 नंबर है और एसटी के लिए जो पासिंग मार्क 24 है। उसके नीचे फ्रेंड्स आपको छोटे से कॉलम में यहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ से मैं फ्रेंड्स इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आकर इसको मैं यहाँ से पेस्ट करके ट्रांसलेट कर देता हूँ। उसके बाद जब ट्रांसलेट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों को अपने स्वयं के खर्च पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देखिए, यदि शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरोक्त मापदंडों के अनुसार उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाता है, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो जो आपको है वो दस्तावेज मतलब उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को दिखा है उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1:3 के अनुपात में तैयार की जाएगी और संबंधित श्रेणी में एक रिक्त के विरुद्ध 3 उम्मीदवार। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो आपकी अगर एक वैकेंसी है तो उस वैकेंसी पे आपको 3 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। मतलब अगर आपके जैसे आपके मंडल में अगर 3 वैकेंसी है तो टोटल जो है 3×3 = 9, टोटल 9 कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स वहाँ से आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो यहाँ से आप लोगों को एक डाउट ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से कितने जो हैं बच्चों को एक वैकेंसी पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ से आप लोगों को वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। यदि आपने फॉर्म भरा है तो ये जानकारियाँ आप इग्नोर कर दिए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको आपको पूरा ट्रांसलेट करके समझाऊंगा कि इसमें इसका मकसद क्या है और यह लिखा क्या गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब ये ट्रांसलेट हो गया है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि महत्वपूर्ण निर्देश, रिक्त यूपी राज्य आरक्षण नीति के अधीन होगी। मतलब फ्रेंड्स इसमें जो राज्य का आरक्षण है वो लागू होगा, जिसमें यूपी स्टेट के जो बच्चे हैं उनको आरक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के उम्मीदवार जो अपनी संबंधित श्रेणी में आरक्षण का दावा कर रहे हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस को निर्धारित में जाति अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि फ्रेंड्स आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं और आप अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम देते हैं तो फ्रेंड जो आपका जातिगत आरक्षण है वह आपको मिलेगा। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रूफ और दस्तावेज सत्यापन का समय उम्मीदवार के पास होना चाहिए। दूसरे राज्य के अधिनिवास को अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप दूसरे राज्य से हैं और इस फॉर्म को फिल किए हैं तो फ्रेंड्स आपको अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में जनरल में काउंट होगा, आपको वहाँ पर कोई आरक्षण नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद नियुक्ति विरुद्ध रूप में संविदा के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए नवकरणीय विषय के लिए होगी। तो फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है आपकी संविदा के आधार पर 1 साल के लिए की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स 1 साल के लिए इसमें लिखा है, लेकिन जो आपका कार्यकाल है साल 2 साल ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि संविदा इसी आधार पर आधारित होती है। संतोषजनक प्रदर्शन के लिए और भारत सरकार से अनुमोदन के अधीन कोई दावा नियमित पद पर आमेलन के भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड जो आपका इसका परमानेंट है आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते कि परमानेंट है आपका, आप इस पर विरोध नहीं कर सकते। वो चाहें तो आपको निकाल सकते हैं। उसके बाद
यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करता है या गलत झूठी जानकारी प्रमाण पत्र गलत प्रस्तुत किए हैं या किसी भौतिक तथ्यों को छुपाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में यूपीएनएचएम अंतिम और बाध्यकारी होगा और आवेदन में अपूर्ण विवरण या फोटो के साथ जमा किए गए आवेदन के साथ हस्ताक्षर दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो आवेदन में अपूर्ण विवरण यदि आप देंगे तो फिर तब भी आपका जो आवेदन है वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको किस तरीके से फार्म को फिल करना है। उसके बाद सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रस्तुत हालांकि स्क्रीनिंग परिणाम के प्रकाशन के बाद यदि कोई प्रश्न होगा स्क्रीनिंग परिणाम उसके स्थिति के बारे में उम्मीदवार लैब टेक्नीशियन और वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो फिर से यहाँ से आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है यदि कोई उम्मीदवार एक ही रिक्त पद के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका। उसके बाद फ्रेंड्स आगे का जो है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांसलेट करके। तो शॉर्ट ट्रांसलेट करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि जो अगर एक से अधिक बार एक ही फार्म को अगर किसी ने भरा है तो जो उसकी उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा और उसका जो टीए डीए है वो सब काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा कि पात्र उम्मीदवार जिन्होंने हासिल किया है इसके बीच 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को दिखा गया है कि आप अगर सही से शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं आपका रिजल्ट आ गया है तो उसमें फ्रेंड्स आपका एक अलग से जो मेरिट बनाई जाएगी वहाँ पे आपके वैकेंसी के आधार पर एक वैकेंसी पे 3 उम्मीदवार मतलब 1:3 के अनुपात में जो आपकी सूची है वो तैयार हो जाएगी और आपको बारी बारी से बुलाया जाएगा। संबंधित श्रेणी में कट ऑफ अंक अभ्यर्थी के लिए विशिष्ट जिले में पद स्थान का अधिकार नहीं रखता। तो कोई भी यहाँ पर जो आपका कट ऑफ होगा फिर वो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से तय किया जाएगा। जैसे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कम सीट है तो जो आपका कट ऑफ है वो हाई जा सकता है सिलेक्शन वाला। उसके बाद अगर आपका सीट ज़्यादा है आपके वहाँ पर तो आपका जो कट ऑफ है वो कम रह सकता है। तो यहाँ से वो सीट के ऊपर डिफरेंट करता है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो छूट और विकलांगता का परसेंट यहाँ से 40% उसमें आरक्षण मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरा का पूरा जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरी की पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप को जो नहीं समझ में आया उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।